नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे सीकेडी के केस में कौन सी जो है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां सेफ है और कौन सी अनसेफ है। तो इस बारे में हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो देखिए, बहुत लोग जो है एक्यूट किडनी इंजरी होता है या एक्यूट जो किडनी डिजीज होता है उसी को सीकेडी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। सीकेडी अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसका मतलब है कि इनका जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है या जो एक प्रोपोज्ड जो दिया गया है कि ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर 60 से कम है, ये जो चीज है 3 महीने से ज्यादा से हो रहा है। 3 महीने से अगर कम से हो रहा है तो ये सीकेडी में नहीं आता। अब आपको भी मालूम है कि सीकेडी पेशेंट्स मेनली जो होता है, सबसे कॉमन देखा गया है डायबिटीज के चलते होता है, और दूसरा जो आपको मालूम है हाइपरटेंशन। डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, डायबिटिक सीकेडी और डायबिटिक किडनी डिजीज बोलते हैं, और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी जो होता है हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज बोलते हैं। अब ये दोनों अगर शुरू से ही कंट्रोल रहता तो ऐसी नौबत आती नहीं। आपका जो है किडनी जो है डैमेज होता नहीं, क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं, ईजीएफआर जो है बहुत घटता नहीं। तो आखिर ये ऑलरेडी अब डैमेज हो चुका है। अब इसमें अगर दवा की भी जरूरत होती है, सबको मालूम है कि प्रेशर बहुत बार देखा जाता है कि काफी ज्यादा रहता है लोगों में जो सीकेडी के पेशेंट। अब हम आते हैं कि ज्यादातर सीकेडी पेशेंट्स में जो है ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा आता है। 3-4 जो है बहुत कॉमनली प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है। थोड़ा इसको समझ लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, हमें दवा के बारे में भी समझ लेंगे। पहला कि किडनी ऑलरेडी जो है इंजर्ड है, डैमेज्ड है, अच्छे से फिल्टर नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी आप इनटेक ले रहे हैं आउटपुट कम हो रहा है। और जब आउटपुट कम होगा तो सारा जो पानी शरीर का है और जो टॉक्सिन शरीर में ही रह जा रहा है और वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, जिसके चलते बीपी बढ़ रहा है। दूसरा होता है कि आपको मालूम है कि किडनी ऑलरेडी इंजर्ड है, तो जो किडनी तक जो सोडियम का लोड जो जाना चाहिए उतना किडनी तक नहीं पहुंच रहा है। जब नहीं पहुंच रहा है तो किडनी आपका सेंस कर रहा है कि शरीर में जो है पानी की कमी है, सॉल्ट की कमी है, और उसके चलते एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रास बोलते हैं, रैस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और ये और ज्यादा जो है सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन कराता है और बीपी बढ़ा देता है। तीसरा होता है कि किडनी डिजीज में जब किडनी इंजर्ड है आपका, तो आपको मालूम है कि जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से निकल नहीं पाते हैं अच्छे से, और वो टॉक्सिन्स ब्लड के इनर लाइनिंग को, खून की नसें जो है उसके इनर लाइनिंग को डैमेज करते हैं, और डैमेज के चलते जो है वो अच्छे से डायलेट नहीं करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही रह जाता है। तो अगर डायलेट नहीं करेगा तो बीपी नहीं कमेगा। तो एक ये होता है। और अगर चौथा हम बात करें तो वो होता है कि सिंपैथेटिक ओवरड्राइव होता है। बॉडी आपका ऑलरेडी स्ट्रेस में है, खून की नलियां सिकुड़ी हुई है, तो बीपी थोड़ा बढ़ रहा है, इसको और बढ़ा रहा है, और बॉडी और टेंस्ड हो चुका है। इस कंडीशंस में जो है और भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, और आपके सिंपैथेटिक ओवरड्राइव के चलते जो है बीपी आपका बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी दवाइयां देंगे। तो दवाइयां एंटी हाइपरटेंसिव अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो भी दवा देंगे, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, क्योंकि आप जान लीजिए कि किडनी के पेशेंट्स में जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, चाहे तो वो मेनली डायबिटीज के चलते डैमेज हुआ होगा या प्रेशर के चलते हाइपरटेंसिव, उनमें 1, 2, 3, 4 तक, 4-5 तक देखा हूं मैं, 5-6 ऐसे भी ज्यादा जो है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां दी जाती हैं। तो कैसे चुना जाता है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि आप देखिए कि जो दवाइयां किडनी से मेटाबोलाइज ना हो, मतलब किडनी पे लोड ना दे। तो किससे मेटाबोलाइज हो? मेनली आप जानते होंगे शरीर में 2 चीजों से मेटाबोलाइज होता है। मेनली अगर हम बात करें जो ड्रग्स होता है, या तो लीवर से या तो किडनी से। यहां आप ऐसी दवाइयों को चुने जो लीवर से मेटाबोलाइज होता है, कोशिश ये रहेगा। और जो मैंने मैकेनिज्म बोला कि कैसे होता है, किस किस मैकेनिज्म से, उसके ऊपर ध्यान देते हैं और कैसे कैसे दवा देते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक शरीर में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होता है ना, यही दवा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक कीजिए, और जिसका नाम है एसी इनहिबिटर या एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अंदर लोसार्टन, टेलमिसार्टन ये सब आता है। और इस दवा का एक और फायदा है कि किडनी डिजीज में बीपी को तो कम करेगा ही, साथ में प्रोटीनूरिया को भी कम करता है। तो ये और भी अच्छा काम किया। तो ये प्रोटीन लेवल को भी कम करेगा, जो प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है, और किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन को भी ये कम करता है। तो फर्स्ट लाइन अगर हम बात करें तो एसी इनहिबिटर या एआरबी।
अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी देना है कोई एक दीजिए, या तो एसी इनहिबिटर दीजिए या तो एआरबी, कभी भी दोनों कंबाइन न कर दीजिए। कंबाइन करने के चलते आपका जो है पोटेशियम लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है सिंगल जो दवा है उसका साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया, दोनों मिलके और ज्यादा हाइपरकैलेमिया कर देगा। और पेशेंट का ऑलरेडी फिल्ट्रेशन अच्छे से हो नहीं रहा है, शरीर में पोटेशियम ज्यादा, पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना है। दूसरा मैंने जो मैकेनिज्म मान लीजिए एक बताया था कि खून की नलियां जो है अच्छे से डायलेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन्स है जो निकल नहीं पा रहा है शरीर से, वो डैमेज कर रहा है खून की नलियों को, इनर लाइनिंग को। इनर लाइनिंग से जो है एनओ निकलता था, नाइट्रस ऑक्साइड, और वो सब जो है आपका खून की जो नलियां हैं इसको डायलेट करता था। तो आप नॉर्मली जो है बाहर से दीजिए तो दवा के फॉर्म में, तो दवा में कौन सा दवा, सीसीबी होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर सबसे कॉमनली आप जानते होंगे अम्लोडिपिन आता है या निफिडिपिन आता है। अब निफिडिपिन में ध्यान दीजिएगा, निफिडिपिन जो है एक्सेल दीजिएगा, लॉन्ग एक्टिंग दीजिएगा, शॉर्ट एक्टिंग नहीं दीजिएगा। शॉर्ट एक्टिंग देने से क्या होता है कि तुरंत बीपी जो है थोड़ी देर के लिए तुरंत घटा और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। तो बस इतना नहीं जानना है, बस ये सोच लीजिए कि सीसीबी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन दिया जा सकता है, और जो मैंने बोला कि निफिडिपिन आप दे सकते हैं एक्सेल फॉर्म में, लॉन्ग एक्टिंग जो है एक्सटेंडेड रिलीज के फॉर्म में, और इसका भी जो है मेटाबॉलिज्म जो है लीवर से होता है, तो ये भी काफी सेफ है। अब मैंने बोला था कि फिल्टर कम हो रहा है, फिल्टर कम हो रहा है, पेशाब कम हो रहा है, उसका सब बॉडी में रह जा रहा है पानी और सॉल्ट, और बीपी बढ़ रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या देना है, तो इस कंडीशंस में ऑब्वियसली आपको डायूरेटिक्स देना है। डायूरेटिक्स में कौन सा दे सकते हैं, थायजाइड भी दे सकते हैं, क्लोरथैलिडोन वाला डायूरेटिक्स हो गया, इंडापामाइड ये भी दे सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, फुरेशामाइड, टॉर्सेमाइड ये भी दे सकते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो ईजीएफआर होता है, ईजीएफआर मतलब जो मैंने बोला था कि एस्टिमेटेड जीएफआर, वो क्रिएटिनिन, किसी भी पर्सन का क्रिएटिनिन ए और एज, ये दोनों मिला के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज में एक आप देख लेंगे, एक नेशनल किडनी सेंटर करके है, वो साइट से आप डायरेक्ट जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीएफआर, क्योंकि किडनी में जो भी बात होगी ना ईजीएफआर के बेसिस पे बात होगी। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं क्रिएटिनिन के ऊपर, बट क्रिएटिनिन के ऊपर नहीं चलना चाहिए। हम जो भी दवाइयां देते हैं वो जो एस्टिमेटेड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो निकलता है, पेशेंट का एज रहेगा, और भी कुछ कुछ पैरामीटर है, 3-4 फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कीजिए और उसमें क्रिएटिनिन का वैल्यू डालिए तो ये निकल जाएगा। तो थायजाइड के साथ बात यही है कि अगर ईजीएफआर 30 से कम हो गया, मतलब फिल्ट्रेशन कम हो गया, मतलब जरूर किडनी का जो डिटोरिएशन ज्यादा हो रहा है, क्रिएटिनिन ज्यादा आया होगा, तभी तो ये कम हो रहा है फिल्ट्रेशन। तो अगर ईजीएफआर 30 से कम हो गया तो इस कंडीशंस में जो है थायजाइड डायूरेटिक्स यूजुअली काम नहीं करता है। तो इस कंडीशंस में लूप डायूरेटिक्स देते हैं, फुरेशामाइड देते हैं, या जो है टॉर्सेमाइड। टॉर्सेमाइड थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग है। अब एक और बात आती है कि बहुत बार सीकेडी के पेशेंट्स का पैर हाथ फूलता है, इडिमा होता है, और कुछ सुन ही नहीं रहा है वो कोई दवा, और उसका ईजीएफआर लेस देन 30 है। तो ईजीएफआर अगर लेस देन 30 है और ऐसा इडिमा हो रहा है कि वो नॉर्मल डायूरेटिक्स जो है, दैट इज लेसिक्स या डाइटोर जो आप दे रहे हैं, फुरेशामाइड और टॉर्सेमाइड, उससे कम ही नहीं हो रहा, तो इस कंडीशंस में आपको ऐड करना होता है। क्या ऐड करेंगे, जो लूप डायूरेटिक्स के साथ जो है मेटालोजोन ऐड करेंगे। तो इसका जो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है और शरीर से पानी निकल जाएगा, ये डायूरेटिक्स बहुत अच्छा काम करेगा। लेस देन 30 रहेगा फिर भी बहुत अच्छा काम करेगा। और मेटालोजोन आप सुने होंगे बहुत बार, जो है जाइटानिक्स नाम से आता है मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर हमको जो दवा देना है तो कौन सा होगा, तो मैंने बोला था कि सिंपैथेटिक ओवरड्राइव, शरीर काफी स्ट्रेस में है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है और कहीं भी नर्वसनेस है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, बीपी बढ़ा है, तो सबसे आइडियल दवा जो होता है दैट इज बीटा ब्लॉकर्स होता है। और बीटा ब्लॉकर में आपको चुन के देना है कि ऐसा बीटा ब्लॉकर जो किडनी से मेटाबोलाइज ना हो, लीवर से मेटाबोलाइज हो, और ये होता है मेटोप्रोलोल होता है और कार्बिडेलोल होता है, तो ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, और भी अगर बीपी कम करना है तो फिर अल्फा ब्लॉकर्स भी दिया जा सकता है किडनी पेशेंट्स को, सीकेडी पेशेंट्स को, जो प्राजोसिन नाम से आता है, मिनी प्रेस एक्सेल या प्राजो प्रेस एक्सेल नाम से आता है, ये भी दे सकते हैं। और भी इसका यूज होता है अगर कोई पेशेंट किडनी का तो सीकेडी भी है और उसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, मतलब प्रोस्टेट भी काफी बड़ा है और प्रोस्टेट का भी इशू है, तो उसमें और भी अच्छा काम करेगा, तो ये भी ऐड करते हैं। इससे भी नहीं कमता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिया जाता है, मैं 8-8 7-7 मेडिसिन
मेनली देखा गया है कि दिया जाता है तब कंट्रोल रहता है। इसके बाद भी अगर है तो इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप ये दे सकते हैं, क्लोनिडीन एक दवा आती है। क्लोनिडीन जो होता है दैट इज अर्कामिन नाम से आती है। ये भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ब्रेन पे काम करती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कट ऑफ करती है। तो मेनली इतनी दवाइयां जो है, और भी है, हाइड्रोलिजिन है, मिनॉक्सिडिल है, ये सब है, बट मेनली जो हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, एसी इनहिबिटर या एआरबी, दोनों में से कोई एक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, खासकर लॉन्ग एक्टिंग, उसमें एम्लोडिपिन और निफ्रिडिपिन जो है, एक्सेल, डायूरेटिक्स, मोस्ट कॉमनली जो है डायूरेटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, लूप डायूरेटिक्स या थायजाइड डायूरेटिक्स, और अगर ब्लड प्रेशर ऐड करना है तो फिर इसमें जो है बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को कट ऑफ करेगा। और अगर हम बात करते हैं तो प्राजोप्रेसिन जो है, दैट इज प्राजोसिन जो आता है दैट इज अल्फा ब्लॉकर, इसको यूज किया सकता है। तो ये सब दवाइयां और मिनॉक्सिडिल ये सब है, मिथाइल डोपा ये सब है, बट दीज आर क्वाइट लास्ट, मतलब एकदम लास्ट में है ये सब। शुरुआत में इसी से हम लोग काम चलाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात की कौन सा यूज नहीं करना है। सबसे पहले थायजाइड डायूरेटिक्स, अगर ईजीएफआर 30 से कम है तो थायजाइड डायूरेटिक्स यूज नहीं कीजिए। और क्या नहीं यूज करना है यूज में, जैसे कि आपको एनसेड्स, खैर ये तो बीपी की दवा नहीं है बट ये पेन किलर है, एनसेड्स पेन किलर्स आपको तो ऑब्वियसली यूज नहीं करना है। और क्या नहीं मैंने बोला कि ऐसा बीटा ब्लॉकर जो किडनी से मेटाबोलाइज हो, जैसे कि एटिनोल, नेडोलोल, ये सब नहीं यूज करना है आपको। और क्या नहीं यूज करना है, तो जैसे कि आप जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मैंने बोला कि शॉर्ट एक्टिंग जो है नहीं यूज कीजिए, निफ्रिडिपिन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा और परेशानी होगा पेशेंट्स को। और स्पाइरोलैक्टोन ये नहीं यूज कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी किडनी फिल्ट्रेशन खराब है, पोटेशियम और बहुत बढ़ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इस पेशेंट का। तो जो है स्पाइरोलैक्टोन मेनली नहीं दिया जाता है, बहुत बार पोटेशियम और क्रिएटिनिन लेवल चेक करके दिया भी जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। और क्या नहीं देंगे, तो मिथाइल डोपा के बारे में है कि बहुत लोग बोलते हैं नहीं दो, क्योंकि उससे सीडेशन होता है, ड्राउजीनेस होता है, और पेशेंट सीकेडी का ऑलरेडी टॉक्सिमिया है और बहुत सारा जो है यूरीमिया है, बहुत सारा जो टॉक्सिन्स बॉडी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और ब्रेन पे असर डाल रहा है, तो बेटर है कि इसको अवॉइड करें। तो ये दवाइयां मैंने दिया है, आप देख लेंगे कि इसमें कौन से देते हैं, कौन सा नहीं देते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। और पेन किलर्स के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा। और ईजीएफआर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैंने बताया है, आप इसको देख लेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।